हाँ, तो हम लोग 1000 बेस्ट क्वेश्चन के ये पार्ट 4 सीरीज है। तो इसको चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो आप बताइए, मैप देख लीजिए। स्थल अवरुद्ध देश ये है आपका, देखिए ये थाईलैंड, वियतनाम, ये तो प्रशांत महासागर से मिल रहा है, कंबोडिया भी मिल रहा है। तो क्या लाओस स्थलरुद्ध कंट्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है एग्जाम में। बाकी जैसे स्थलरुद्ध कंट्री में पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध कंट्री किस महाद्वीप में है, तो सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध कंट्री है अफ्रीका में, आप देखेंगे। ठीक है, और पूछ ले क्वेश्चन कि एक भी स्थलरुद्ध कंट्री किस में नहीं है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए आगे। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एशियन टाइगर बोला जाता है। ठीक है, 4 कंट्री मिलके एशियन टाइगर कौन कौन है? तो इसमें याद रहेगा आपको, चाइना ऑप्शन में रहेगा, चाइना नहीं रहता। ठीक है, ताइवान रहेगा, सिंगापुर रहेगा, थाईलैंड रहता है। ठीक है, ये थाईलैंड ये हो गया, और फिलीपींस। तो ठीक है, इसको 4 कंट्री को एशियन टाइगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ, जानते हो इंडिया पाकिस्तान, हाँ ठीक है, तो सही है। लगभग 3500 किलोमीटर है रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच। मैग्नीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, सही है। डूडन रेखा पता है, ये बांग्लादेश से नहीं, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। जैसे ये मान लीजिए इंडिया है। ठीक है, तो ये जो पीओके है, पीओके यहीं ये भी थोड़ा से 102 किलोमीटर की मतलब बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये डूडन होगा अब भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, ये पीओके से लगती है। फिर हिंडनबर्ग देख लीजिए, हिंडनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो कौन सा कंट्री? अब देख लीजिए स्थलरुद्ध, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देखिए ये इधर किधर प्रशांत महासागर से मिल रहा है, ये मैक्सिको है, ये यूएसए है। ठीक है, ये कनाडा है। बाकी ये देखिए 7 मध्य अमेरिकी कंट्री भी है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये सबसे ऊपर है बेलीज, फिर ठीक है उसके नीचे है होंडुरास, ये नीचे छोटा वाला है आपका एल सल्वाडोर, ये निकारागुआ, ये कोस्टरिका। ठीक है, ये पनामा कोलंबिया से मिल जाता है। तो इसको सातों को आपको कैपिटल याद रखना है। ठीक है, 7 मध्य अमेरिकी कंट्री कौन कौन है और सातों को कैपिटल याद रखना है। और कौन सा देश जो है कि जैसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ये एल सल्वाडोर दे दिया या 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कि कौन सा प्रशांत महासागर से सीमा लगाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये एल सल्वाडोर ये केवल प्रशांत महासागर से लगा रहा है। ठीक है, और इधर आप देखिए बाकी ज्यादातर जो है ना ये अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर से सीमा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछता है इस 7 जो मध्य अमेरिकी कंट्री हैं कि इसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है? तो जनसंख्या सबसे ज्यादा ये एल सल्वाडोर की है। ठीक है, बाकी वो जो है क्या निकारागुआ, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। ठीक है, मध्य अमेरिकी में। तो ये आप याद रखिए। और देख लीजिए सबसे स्थलरुद्ध किस महाद्वीप में? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थलरुद्ध कंट्री आप देखिए ये अफ्रीका में, पूरी ये सारी कंट्री स्थलरुद्ध है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा स्थलरुद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये ऑर्डर भी पूछता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये मध्य अमेरिकी कंट्री का दे देगा, बोलेगा कि उत्तर से दक्षिण में ऑर्डर लगाइए। तो ये अब ये बेलीज जो है ना ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तब ये आएगा, तब ये होंडुरास है, ये निकारागुआ है, ये एल सल्वाडोर है, ये कोस्टरिका है, ये पनामा है। ठीक है, और हाँ ये आप ऑर्डर याद रख लीजिए। जैसे इसको मच्छरों का, कोस्टरिका को, निकारागुआ को मच्छरों का तट भी बोला जाता है। यहाँ पे मतलब मच्छरों के लिए आदर्श जलवायु पाई जाती है। ठीक है,
और हम ये बता चुके हैं कि मतलब एल सल्वाडोर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आप याद रख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? तो बताइए कौन सा? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। आप मैप देख लीजिए, तो ये है आपका, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया देखिए, ऑस्ट्रिया स्थलरुद्ध देश है। मलेशिया तो स्थलरुद्ध देश नहीं है, आप देखे होंगे एशिया में, ठीक है। ये अफगानिस्तान स्थलरुद्ध है, ठीक है। स्विट्जरलैंड भी स्थलरुद्ध है, ठीक है। मलेशिया नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन काट देंगे, तो ये बी और सी होगा नहीं, ठीक है। तो अफगानिस्तान स्थलरुद्ध है और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है, कोई आपको मैप याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे 3 कंट्री को ये बाल्कन कंट्री बोलते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बाल्टिक कंट्री। और ये जो है ये वाले कंट्री जो है इसको बोलते हैं बाल्कन कंट्री, ठीक है, जिसमें क्रोएशिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, ठीक है। तो इसको बाल्कन कंट्री बोलते हैं। बाकी यहाँ देखिए एक नॉर्डिक कंट्री होती है, ठीक है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। स्कैंडिनेविया बोलते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया में ये उत्तरी फिनलैंड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए एक यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि यूके में कौन कौन शामिल है, ठीक है। यूके जैसे ग्रेट ब्रिटेन में यूके प्लस नॉर्थ आयरलैंड आ जाता है। अगर पूछे यूके में कौन है, यूके में कौन कौन कंट्री आती है, तो इंग्लैंड आ जाएगी, वेल्स आ जाएगी, स्वीडन, इंग्लैंड, वेल्स और स्वीडन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ग्रेट ब्रिटेन में ये पूरा इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा अंतर महाद्वीपी है? तो वही फिर क्वेश्चन आ गया, आप वहां भी देख चुके थे, लाओस था अंतर महाद्वीपी, ठीक है। टर्की देखिए अंतर महाद्वीपी नहीं है, ठीक है। ट्यूनीशिया भी नहीं है, आप देख लीजिए, देखिए ट्यूनीशिया जो है जैसे अफ्रीका है, ये अफ्रीका, तो ये ट्यूनीशिया ये भूमध्य सागर से छोटा सा देश है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। तो ये स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो आप ट्यूनीशिया को काट देंगे, ठीक है। चौथा जिसमें है वो होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन कट गए। लाओस है, ठीक है, लाओस है, और टर्की आप काट दीजिए। टर्की आप देखेंगे तो पूरा वो काला सागर पे बसा हुआ है, काला सागर और इधर भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 2, जॉर्जिया और लाओस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये, ठीक है। ये आप मैप याद रख लीजिए, मैप से ही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो फिर वही है क्वेश्चन, बताइए। अजरबैजान काला सागर से लगता है, ठीक है। अरे काला सागर नहीं, अजरबैजान किससे? कैस्पियन सागर पे है, जिसका कैपिटल है बाकू, जिसको हमने बोला था कि ये मत्स्य कैपिटल बोली जाती है, ठीक है, जहाँ काफी पेट्रोलियम वगैरह भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये अजरबैजान इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे सब स्थल देश है, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान। तो ये 5 मिडिल ईस्ट कंट्री है, तो इसका आंसर होगा अजरबैजान, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये इनकी पूरी 5 की कैपिटल याद होनी चाहिए। जैसे इसका अस्ताना, पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, लेकिन ये जो है, लेकिन अभी बदल दिया गया, ठीक है, अब इसके नूर सुल्तान कर दिया गया इसका कैपिटल। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, जहाँ पे जानते हैं आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की जहाँ डेथ हुई थी, ये यहीं पे उज्बेकिस्तान में ही था, वहीं गए हुए थे, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान देखिए, तुर्कमेनिस्तान ईरान के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, अशखाबाद इसकी कैपिटल है। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान, ठीक है, याद रहे कैस्पियन सागर से सीमा लगती है, उज्बेकिस्तान नहीं लगाता, ठीक है। और उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान के बीच में ये देखिए बफर, क्या कहते हैं, झील है, जो अरल झील बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, आप इसकी कैपिटल याद रखिए 5 का, ठीक है। चलिए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पुराना नाम है, बर्मा आप लोग जानते होंगे, म्यांमार, ठीक है,
बर्मा को म्यांमार बोलते थे। मेसोपोटामिया, आप जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इराक इस पे बसा हुआ है, ठीक है, दजला फरात नदी घाटी पे, ठीक है। और ये श्याम जो है थाईलैंड, इसको 1000 हाथियों का देश भी बोला जाता है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को, ठीक है। तो इससे ऐसे आप मिला देंगे, तो आप कैसे मिलाएंगे, डी का पहला, ठीक, नहीं डी का, ये डी का दूसरा, तो डी का दूसरा इसी में है, ठीक है, आप मिला दीजिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अब देख लीजिए नदियों के बारे में, थोड़ा सा नदियों के बारे में बता देते हैं। वैसे इसका आंसर रियो ग्रांडे नदी है, जो मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये यूएसए नॉर्थ अमेरिका के बीच में से एकदम सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है मैक्सिको और यूएसए के बीच में, ठीक है। अब देखिए नदी कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो ये नदी, ये कौन सी नदी, देखिए अफ्रीका में सबसे, एक तो यहाँ ये है, आप देखिए विक्टोरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा सा आता है एक टाना झील, तो यहाँ से ब्लू नील निकलती है, यहाँ से व्हाइट नील निकलती है। खातूम है सूडान की राजधानी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है, वहाँ से मिलती हुई ये पूरा जाती है मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, भूमध्य सागर में, ठीक है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि ब्लू नील किस झील से निकलती है, ब्लू नील नदी, तो ये टाना से निकलती है, ठीक है। व्हाइट नील पूछेगा किससे निकलती है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। तो अब ये हो गई नील। यहाँ देखिए एक कटंगा का पठार होगा, ठीक है, यहाँ पे जो तांबे के लिए बहुत फेमस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जम्बोजी नदी निकलती है, जो इधर हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है, बहती। इसी पे विक्टोरिया झरना बसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिम्बाब्वे में। फिर अब देखिए यही कटंगा पठार से एक नदी ऐसे बहती हुई ऐसे जाती है, ठीक है, जो 0 डिग्री को 2 बार काटती है, तो इसको बोलते हैं कांगो नदी, जहाँ पे पिग्मी आप पढ़े होंगे जनजाति इसी नदी बेसिन में रहते हैं, ठीक है। तो ये पूछे किधर गिरती है, तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस पे बयोमा झरना बसा हुआ है, ठीक है, बयोमा झरना है। और ये एक नाइजर नदी है, जिसपे ओकोसाम्बो बांध बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक झील ये है आपका चाड़, ठीक है। फिर उसके बाद आप आते हैं नीचे 0 डिग्री पे 2 नदी है, 2 झील है, ठीक है। एक तो विक्टोरिया है, एक एल्बर्ट है, ठीक है। एल्बर्ट नहीं, एडवर्ड है, एल्बर्ट ऊपर है, एडवर्ड। फिर उसके बाद ये टंगानिका झील है, ये मलावी, ठीक है। तो ये जो ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे विक्टोरिया झील दे दिया, कौन किसकी सीमा बनाता है, कौन 2 देशों की, ठीक है। ये किसकी बनाता है, तो ये आप मैप से करेंगे, ठीक है, नदी। और देख लीजिए नदी में कुछ नदी है, ये देखिए ये 5 झील है, ठीक है, जिसको जैसे इसको अल्फाबेट से याद रख लीजिए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, जैसे ये देखिए एक तो है, ये है सुपीरियर, ये मिसिसिपी, ये ह्यूरोन, ठीक है, ये है आपका ईरी, ये ओंटेरियो, ठीक है। तो आप ओंटेरियो के ए से याद रखिए, ठीक है, ए से ओंटेरियो, ई से ईरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका ह्यूरोन, ठीक है, ये। और फिर उसके बाद देखिए मिसिसिपी, और फिर उसके बाद क्या है, सुपीरियर। तो आप देखिए ऑर्डर अल्फाबेट में बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। ए है, फिर ई है, फिर एच है, फिर एम है, फिर एस है। तो ये ऑर्डर भी पूछ लेगा कि आपको पूरब से पश्चिम लगाइए, तो आप लगा लेंगे इससे, ठीक है। और आपको याद रहे कि ये एरी और ओंटेरियो के बीच में ही एक नदी है, ठीक है। एक वो अब क्या कहते हैं, कौन सा झरना है, एक झरना है, ठीक है, ये नियाग्रा जलप्रपात जो है ना, कनाडा और यूएसए के सीमा पे बसा हुआ है, ठीक है, जो बताते हैं 6 महीना तक उसमें जमा रहता है, ठीक है, बर्फों से जमा हो जाता है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। तो ये आप ऑर्डर याद रखिए झील का, ठीक है। तो अब जैसे देखिए इसकी सबसे फेमस नदी तो है मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। सबसे फेमस नदी इसकी कौन सी है, मिसिसिपी और मिसौरी। देखिए ये जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ये आ रही है मिसिसिपी, ये है मिसौरी, ठीक है। तो ये यहाँ गिर रही है, तो दक्षिण की तरफ बह रही है। एक नदी आप याद रखिए, ये उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है, मैकेंजी नदी, जो आर्कटिक सागर में गिरती है, ठीक है। ये देखिए ये नदी, ये याद रखिए कि मैकेंजी नदी है। ये पूछता है क्वेश्चन में कि नॉर्थ अमेरिका की 3-4 नदियां दे देगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कौन आर्कटिक सागर में गिरती है, तो ये मैकेंजी नदी याद रखिए। ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी है जो यहाँ गिर रही है, ठीक है। ये सेंट लुइस जगह है जहाँ पे ये मिलती है, ठीक है, सेंट लुइस नगर, मिसिसिपी और मिसौरी। इसी के नदी घाटी में आप जानते हैं कि
काफ़ी खेती होती है मक्के की, ठीक है, मक्के गेहूं की, जो पेरिस का घास का मैदान है। और आप याद रख लिए वाशिंगटन एक पोर्टोरिको नदी है जिस पे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, ठीक है, बस। और ये कोलंबिया में एक है नदी, ठीक है, ये तो बस इतना ही है, नॉर्थ अमेरिका में यही नदी याद रख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे, हालांकि चलिए आगे करेंगे कि ये झीलों पे जैसे दे देता है दुलुथ किस पे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। अभी नदी कर रहे हैं, देख लीजिए साउथ अमेरिका की नदी है, ये आपका अमेजन बेसिन है, एकदम 0 डिग्री पे यहीं पे गिरती है, ठीक है, 0 डिग्री ये ऐसे बहते हुए, ठीक है, ये आगे गिरती है। और यहाँ पे आपका पराना नदी है, उरुग्वे नदी है, देखिए ये ला प्लाटा दर्रा है, ठीक है, यहीं से उरुग्वे से और ये चिली के मध्य से निकलता है एक ला प्लाटा दर्रा, यही एक दर्रा है जो इंडीज को पार करके हम लोग चिली की राजधानी चिली में जाते हैं, ठीक है, ला प्लाटा दर्रा, ठीक है, ये हो गया। बाकी ये एक नदी और याद रखिए, ओरिनिको नदी है, ये ओरिनिको, ये जो जिसको वेनेजुएला की जीवन रेखा बोली जाती है, ठीक है, इसी की सहायक नदी है करौनी, ठीक है, जिसपे आपका नियग्रा नहीं, वो एंजल जलप्रपात है, ठीक है। ये पारामेरिबो, ये देखिए झील है, ठीक है, ये पारामेरिबो लैगून झील है। आप लोग जानते होंगे झील कई प्रकार का होते हैं, एक लैगून झील होती है, ठीक है, लैगून झील, पवन निर्मित झील, एक होती है ज्वालामुखी निर्मित झील होती है, फीता कृमि झील होती है। तो ये झील जब पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें पूरा बता देंगे इनको कैसे, जैसे गोखुर निर्मित होती है, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, बीच से कट गया तो ये हो गया। जिसका एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे जम्मू कश्मीर में वूलर झील, वो इसका गोखुर झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। लैगून झील होता है कि सागर का पानी अंदर महाद्वीप में आ रहा है, जैसे ये पारामेरिबो झील है जो पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है, ये इसी के पास पूरा पेट्रोलियम वेनेजुएला का भंडार खोदा जाता है, ठीक है। जैसे आपका इंडिया में चिल्का झील है, अब ऐसे मान लीजिए भारत है तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे चिल्का झील है, फिर ये कलेरू झील है, पुलिकट झील है, ठीक है, तो ये लैगून झील के एग्जाम्पल है जो पानी समुद्र का पानी अंदर घुस गया है, ठीक है, वो नमकीन झील होती है। अब प्याला झील ये होता है जैसे रेगिस्तानों में क्या होता है कि हवा तेज से हवा चलती है, पवन निर्मित होती है, हवा तेजी से चलेगी, मान लीजिए रेगिस्तान है तो यहाँ से पवन मिट्टी उड़ गई तो यहाँ पे जो झील बन गई उसको प्याला झील बोलते हैं, ठीक है। एक फीता कृमि झील होती है, वो लैगून झील का ही एग्जाम्पल है, लेकिन वो क्या होता है कि फीता के रूप में ऐसे हो जाती है। जैसे केरल का वेम्बनाड आप देखे होंगे, इधर साइड में केरल है तो ये यहीं पे बनता है वेम्बनाड, पिम्बा, ये फीता कृमि झील होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ये देख लीजिए नदी, यहाँ पे आप यूरोप की कंट्री, यहाँ पे 2 नदी आप देखे होंगे, एक तो राइन नदी है जो आपकी ऐसे बहती हुई पूरा यूरोप में इधर गिरती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल में, नॉर्थ सी में, ठीक है, जिसपे आप जर्मनी का बॉन कई सारे नगर बसे हुए। एक आता है आपका डेन्बू नदी जो यही ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के इधर ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। और ये कैस्पियन सागर है जिसपे देखिए ये यूरोप में जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी, यूराल नदी जो यूराल पर्वत से निकल के आती है, ये गिरती है, ठीक है। इसी काला सागर में ही डेन्बू के साथ साथ डॉन नदी भी, 2 नदी देखिए ये गिर रही है, एक ये, ठीक है, और ये डॉन नदी है, इस पे वोल्गा और राइन नदी गिरती है, ठीक है। यही ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के राइन नदी इधर नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है। तो ये कुछ नदियां हैं, जैसे डेन्बू हंगरी की राजधानी वियना, ठीक है, ये इसी पे बसे हुए हैं, डेन्बू पे कई सारे नगर हैं, ठीक है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, डेन्बू, और ये हंगरी की राजधानी बुखापेस्ट, ठीक है, ये सब इसी बसे हुए हैं। 4-5 नगर हैं जो फेमस, ठीक है, डेन्बू पे। ये भारत की है, ठीक है। चलिए भारत का जब भारत का पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की आप एक ही नदी याद रखिए, मरे डार्लिंग सबसे फेमस नदी है जहाँ डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, ये इधर गिरती है। रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है, किसको बनाती है? रियो ग्रांडो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का, आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बहती है, ठीक है, इधर उल्टी साइड में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है? तो कौन बनाएगी? देखिए विक्टोरिया, तंजानिया और युगांडा। अब देखिए अफ्रीका का मैप है, देख लीजिए आप, अफ्रीका का मैप दिखा देता हूँ। चलिए दिखा है, नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब अफ्रीका मान लीजिए, चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये है अफ्रीका। तो अब देखिए यहाँ है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया 0 डिग्री पे, तो ये तंजानिया है, युगांडा यहीं पे है, युगांडा की राजधानी कंपाला। तो इनके बीच में सीमा कौन बनाएगा? विक्टोरिया बनाएगा।
ये तंजानिया हो जाता और मलावी हो जाता, तब ये मलावी हो जाता। ठीक है, चाड़ तो आप जानते हैं यहाँ है, ठीक है, सूडान में चाड़ झील। जम्बोजी नदी यहाँ नीचे है। ठीक है, जो जिम्बाब्वे जो बताए थे, विक्टोरिया झरना जो इधर हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, और एक याद रखिए, एक नदी है जो इधर ऐसे बहती है। ठीक है, ऑरेंज नदी बोलते हैं, अफ्रीका में बहती है। ठीक है, छोटी सी ऑरेंज नदी है। और लिम्पोपो नदी है एक नदी, बता देता हूँ, जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, कांगो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और देखिए ये है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वो था कटंगा का पठार, तो ये ऐसे बहती हुई जाती है। ठीक है, ये कांगो 2 बार काटती है। एक यहीं पे यहाँ से निकल के इधर बहती है। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, जिसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। एक नदी है ऑरेंज नदी जो इधर की ओर बहती है। ठीक है, और ये आपका विक्टोरिया वो जम्बोजी नदी है। ठीक है, यहाँ नाइजर नदी है, ये आपका नील नदी है जो भूमध्य सागर में रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, ये देख लीजिए। तो देखिए कुछ नदी बता दिया जाए इससे। अब देख लीजिए मैप से नदी, जैसे चलिए देखिए, इसमें मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता देता हूँ झील के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कुछ झील। कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है, ये रेड सी है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये अदन गल्फ है। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके सीमा में कौन कौन सी कंट्री सीमा बनाती है कैस्पियन से। ठीक है, तो ये आपका रसिया है, ये ईरान है। ठीक है, इधर आएगा अजरबैजान, ये ठीक है, इधर आएगी यूक्रेन। तो पांच है। ठीक है, 5 देश हैं जो इस पे बसे हुए हैं और 5 कंट्री है। तो ये याद रहे, इसमें उज्बेकिस्तान दे देता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसकी सीमा बनाता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काला सागर का आप याद रखिए कौन कौन से देश, रोमानिया है, बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रसिया है, टर्की है। ठीक है, तो ये 5 इसके। जैसे एक स्थलबद्ध एक और है, ये आपका ये देखिए ये वाली झील। ठीक है, जिसको अरल सागर बोलते हैं, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हालांकि ये है तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान सीमा बनाती है, ईरान बनाती है, ये रसिया है, ये आपका अजरबैजान है। ठीक है, तो ये आप 5 कंट्री याद रख लीजिए। इधर देखिए आपका रसिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, इधर टर्की है, इधर यूक्रेन है। ठीक है, 5 कंट्री ये आप याद रखिए। ये ऑर्डर बताया नहीं कि पूर्व से पश्चिम तक आपको याद रखना है। ए ऑन्टेरियो, ई से इरी, एच से यूरेन, ठीक है, एम से मिसिसिपी और फिर एच से सुपीरियर। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अल्फाबेट में है, आप देखिए ए सबसे पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा। ठीक है, फिर ये आपको पूछता है क्वेश्चन, ग्रेट लेक कहाँ है? ठीक है, तो ये आप कनाडा में है, देख लीजिए। ये देख लीजिए अफ्रीका के बारे में। ठीक है, अमेजन है। साउथ पोलो देखो, ये अमेजन, ये रियो डी जेनेरियो है, साउथ पोलो है। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ आपका जानते हो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला 1992 में, फिर 2002 में, फिर 2012 में हुआ पृथ्वी। ठीक है, यही पे हुआ था ना वो जो सतत विकास लक्ष्य 17 दिए गए हैं हमारे गोल, जो 2016 से लेकर 2030 तक गोल अचीव करना है। ठीक है, तो वो यही रियो डी जेनेरियो में ही बात हुई थी उसकी। साउथ पोलो को कॉफी का यही इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा कॉफी का वो होता है। ठीक है, यही कॉफी शहर बोला जाता है साउथ पोलो को। जो इस कॉफी को पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको किसान को फिल्ला बोलते हैं। ठीक है, फैजेंडा बोलते हैं उनके बगानों को, कॉफी बंदरगाह बोलते हैं, सेंटोज है एक जगह। ठीक है, तो ये सब है। अब ये देखिए, ये लेक है, आपको लेक हम लोग देख रहे थे, हालांकि भटक गए। ठीक है, लेक है आपका ये टिकटिका, सबसे ऊंचाई पे ये लेक स्थित है। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित यही लेक है, लेक टिकटिका, जिसको हनीमून लेक बोलते हैं। ठीक है, और ये आप देखिए, ये मरुस्थल है, अटाकामा डेजर्ट, यहाँ आपका पेंटागोनिया है। ठीक है, यहाँ ये पूरा आपका एंडीज है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये है विक्टोरिया, ये टाना है। ठीक है, ये अल्बर्ट है, ये एडवर्ड है। तो 2 0 डिग्री पे है, एडवर्ड और विक्टोरिया।
ये तंगानिका है, ये मलावी है, ठीक है। तो ये कैपिटल भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। ये मैप आप याद रखेंगे तभी बता पाएंगे कि कौन सा किसकी सीमा बना रहा है, ठीक है। और ये आपका चाड़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस झील है जिसको बोलते हैं लेक, क्या है इसको क्या बोलते हैं झील का नाम, इस झील का नाम याद नहीं आ रहा है क्या। अरे सबसे फेमस झील जो है इरी झील, इरी है, ठीक है। जहाँ पे आपका लेड, जिंक, सिल्वर ये इसी झील के आसपास पूरा उत्पादन होता है, ठीक है। ब्रेकन हिल्स नाम की जगह है, ठीक है। ये आपका मरे डार्लिंग वाला क्षेत्र है, ठीक है। बास जल संधि है ऑस्ट्रेलिया को, पता है ना, ये टॉरस जल संधि है, ठीक है। ये तिमोर टॉरस सागर है, ये तिमोर सागर है, ये अरफ नहीं सॉरी, ये अराफुरा है, ये तिमोर है, ये टॉरस जल संधि है, ठीक है। जो इसको पपुआ न्यू गिनी से अलग हो रहा है, ठीक है। और ये आपका पूरा जानते हो प्रशांत महासागर है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो किससे ऑस्ट्रेलिया अलग होता है एशिया से, ये 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। एक है अराफुरा, टॉरस, ठीक है, तिमोर, अराफुरा, तिमोर, टॉरस जल संधि, ठीक है। ये आपका ग्रेट डिवाइड, ये बास जल संधि है जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से ये मतलब इसको अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन, इसमें फेमस झील कौन है, इरी, ठीक है। चलिए देखिए रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, किसको करती है रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। कब खींची गई थी, 1947 में, ठीक है। रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उनका नाम है, जैसे मैकमोहन इंडिया चाइना को बोलते हैं तो मैकमोहन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। 38 डिग्री समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन देशों को अलग करती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए 38 डिग्री उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। जैसे अमेरिका को, अगर जैसे ये अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका का आपको पता है ये कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा लगभग एकदम 49 डिग्री अगर दिया क्वेश्चन तो आप 49 डिग्री कनाडा और यूएसए, ठीक है। 38 डिग्री दिया है तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और भारत को आपको पता होगा 10 डिग्री, जो क्या है उत्तरी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करती है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री, ये भारत का जब पढ़ेंगे ना 10 डिग्री 9 डिग्री आपका मालदीव और वो हो जाता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिए 10 डिग्री जो उत्तरी वो हमारा अंडमान और निकोबार को, ग्रेट निकोबार और अंडमान को अलग करता है, ठीक। 49 डिग्री इसको अलग कर रहा है कनाडा और यूएसए को, ठीक है। अब देखेंगे पूरा एकदम 49 डिग्री जो है ना, और ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आप देखेंगे तो 38 डिग्री अलग करता है, ठीक है। चलिए उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अब बताइए क्या 38 डिग्री, 49 दिया होता है तो क्या हो जाता, कनाडा और यूएसए, ठीक है। अगर 10 डिग्री दिया होता कौन सा अलग करता है, तो अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। 9 डिग्री दिया होता तो आप यार मालदीव को अलग कर लेते आप उससे, ठीक है, मालदीव को उससे क्या कहते हैं लक्षद्वीप को, ठीक है। अब देख वो इंडिया का जब आएगा तब हम लोग उसमें देखेंगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो देखिए ये मैप है, देखिए ये है पूरा आपका साउथ चाइना सी, ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। आपको पता होगा कि यही पूरा चाइना जो है 9 डैश लाइन ना, जो विवाद जो साउथ चाइना सी विवाद है, 9 डैश लाइन, चाइना बोलता है कि ये हमारे ऐतिहासिक आधार पर ये हमारा ही क्षेत्र है, ठीक है। इसमें सीएनजी और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिसके वजह से आज इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जानते ही आप सागरों में अपने आप में बहुत ज़्यादा संसाधन है, आने वाला फ्यूचर का संसाधन होगा, भोज्य पदार्थ सब चीज़ें यही मिलते। अभी इसका दोहन हुआ नहीं है, महाद्वीपों का दोहन हो चुका है। तो आपको पता होगा कि यहीं बगल में फिलीपींस के बगल में ही जस्ट फिलीपींस के ही बगल में इधर पूर्वी साइड में ये आपका मैरीना ट्रंच है, जो बोलते हैं सबसे ज्यादा गहरा है, कितना 11,000 किलोमीटर है, अरे 11,000 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए हिमालय की ऊंचाई कितनी है 8,448, तो अगर हिमालय को आप इसमें डुबा दें, ठीक है, तो हिमालय का जो चोटी होगा ना वो भी समुद्र के 3 किलोमीटर अंदर होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना गहरा है समुद्र, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा साउथ चाइना सी गहरा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, ये देखिए, तो दक्षिण चीन सागर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा गहरा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको पता होगा कि एक नदी आती है, ठीक है, ये देखिए हंको नदी, तो ये आपको हंको नदी है, और ये ठीक है,
चलिए ये देखिए ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, ये दक्षिण चाइना सी है, और ये जापान, ऊपर और जाएंगे तो दिख नहीं रहा है, जापान सी है, ठीक है। तो आप अगर ऑर्डर आ जाए, मान लो जापान सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को ऑर्डर में लगाओ। और ये क्वेश्चन आप इधर याद रखिए, इधर आपको द्वीप दे देगा, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप, जैसे माइक्रोनेशिया, ठीक है, और ये इंडोनेशिया, तो ऑर्डर लगाइए पूरब से पश्चिम। तो ये आप मैप याद रखिए। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो कहाँ है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान कौन है? भूमध्य रेखा होगा, ठीक है। डेटम रेखा क्या होता है? डेटम रेखा होता है समुद्र तल से जो हम ऊंचाई नहीं नापते हैं, जो हर जगह आप देखे होंगे लिखा रहता है समुद्र तल से इतना ऊंचा, इतना नीचा, तो ये होता है डेटम रेखा, ठीक है। तो इसका ये हो जाए। और आप जानते होंगे 12 मील, 24 मील और 200 मील, ठीक है। जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत लगभग 200 मीटर तक अपना समुद्रों में आर्थिक दोहन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्र हो जाता है, जिस पे सिर्फ रिसर्च के लिए परमिशन है, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। तो इसका क्या हो जाएगा? डेटम रेखा समुद्र तल के क्षितिज रेखा जिसकी ऊंचाई और गहराई माप की जाती है, ठीक है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, जलमंडल सबसे बड़ा भाग कहाँ है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक है, ठीक है सर। तो ये ऑर्डर भी आ जाए तो आप कर लेंगे। तो इसका आंसर सबसे ज्यादा क्या होगा? प्रशांत महासागर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, 6400 किलोमीटर लंबाई तथा 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलियाई तथा अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए मैं कटक बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए रुक जाइए, बता देता हूँ मैप बना के। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, ठीक है, ये अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। तो ये आपको बताओ ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। यहीं पे आपका एक है पठार, ठीक है, ये है पठार, इसको कौन सा पठार बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बड़े बड़े कटक, आप समझ रहे हैं ना, कटक होता है कि जो समुद्री नीतल पे मतलब नीतल का कुछ उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, वो ये नीतल की बात हो रही समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये है, ये आपका रोमांचे गर्त है, ये ठीक है, फिर ये बॉलविस कटक, तो ये आपका डॉल्फिन कटक है, ये रोमांचे गर्त है, ठीक है, ये चैलेंजर कटक है, ये बॉलविस कटक है। तो ये 4-5 नाम आप याद रखिए, ठीक है। अब की 2019 पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, इस पठार का नाम पूछ लिया था, ठीक है। ये हालांकि ऑप्शनल में आता है, हार्ड करना होता है, पेपर तक दे देते हैं, तो आप याद रखिए इसको। हाँ अब याद आ गया, इसको टेलीग्राफ का पठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राफ का पठार ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इन्हीं सब कटक का नाम दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन से महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, या हिंद महासागर। तो ये याद रखिए, टेलीग्राफ का पठार, ये डॉल्फिन कटक, ये चैलेंजर गर्त, ये रोमांचे कटक है, ये आपका बॉलविस कटक है, ठीक है। तो ये 4-5 नाम है, आप याद रखिए। तो इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन है कि यह मतलब यहाँ से जाता होगा पूरा वहां तक जाता है, ठीक है। तो इसका ये मध्य कटक बोलते हैं, ठीक है, ये वाला आंसर आप याद रखिए। तो अब देखिए प्रशांत में अंटार्कटिक कटक, ठीक है, चौगोस तो छोटा सा द्वीप है, तो इसका आंसर होगा मध्य महासागरीय कटक को बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है, तो क्या है, ठीक है। मीठा जल आपका कितना है? लगभग 2.5% है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उपलब्ध मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा, ठीक है, तो ये कितना है? लगभग 97% है। खारा जल 2.5%, मीठा जल होगा, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है 1% से भी कम है, तो ये गलत है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले काल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ, हाँ ये सही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बर्फों के रूप में जो जमा हुआ है वो है, ठीक है, पहले स्थान पे हिमाच्छादन के रूप में। दूसरे नंबर पे आप याद रखिए कि नदियों में नहीं सॉरी, नदियों में नहीं है, ठीक है। पहले ये है, फिर वायुमंडल पे है, फिर नदियों में है, ठीक है। नदियों में 0. लगभग
0.0001% है, ठीक है, लगभग 97 कुछ % इसमें है। फिर ये आपका वायुमंडल में आ जाएगा, ठीक है, पहले हिमाच्छादन के रूप में, फिर वायुमंडल में, फिर नदियों में, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, ठीक है। हमारे उपग्रह में मृत जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? भूमिगत, देखिए सबसे ज्यादा किसमें है? झीलों एवं महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा भूमिगत जल में, ठीक है, ये आ गया। भूमिगत जल याद ही नहीं आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा है, लगभग 97%। फिर भूमिगत जल के रूप में आएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आएगा, इसमें देखिए झीलों झरने दिया है। तीसरे नंबर पे वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में जो वायु नहीं है, जो बारिश होता है, ठीक है, वो आ जाएगा। चौथे नंबर पे नदियों और झीलों मिला के आता है, ठीक है। तो आप ऑर्डर बता देंगे, पहले नंबर पे क्या है? हिमाच्छादन के रूप में, दूसरा भूमिगत जल के रूप में, तीसरा क्या है? वायुमंडल में जो आर्द्रता के रूप में है, चौथे है नदियों और झीलों के रूप में, ठीक है। तो इसका क्या सर्वाधिक मात्रा क्या होगा? आंसर तीसरा, पर्वतीय हिमनदों में, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, वही आ गया, देखिए ओशियन है, ये देखिए आइस सबसे, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर है, फिर लेक है, रिवर है, फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है। फ्रेश वाटर देख लीजिए, ये आपका ये हिमाच्छादन के रूप में है, फिर ग्राउंड वाटर के रूप में, फिर लेक एंड रिवर के रूप में, ठीक है। ये देखिए साल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल सबसे अधिक भाग कहाँ है? सबसे ज्यादा कह रहा है कि अगर हिमनद में है, तो दूसरा क्या है? भूमिगत है, ठीक है। तीसरे पे क्या? नदी है, वो है, फिर उसके बाद आर्द्रता के रूप में है। तो इसका दूसरे नंबर पे कौन है? भूमिगत जल, ठीक है। तीसरे नंबर पे होगा झीलों और नदियों में, ठीक है, हम लोग देखें। चौथे नंबर पे होगा वायुमंडल और आर्द्रता के रूप में, ठीक है। टर्की के उत्तर में स्थित है, तो बताइए क्या है टर्की के उत्तर में? काला सागर है, काला सागर है ये पूरा ऐसे, तो ये पूरा टर्की है, इसी पे फंसा हुआ काला सागर पे। तो उत्तर में कौन सा है? काला सागर है, ठीक है। लाल सागर तो आप लोग अफ्रीका और ये यमन है, यमन ये वाला है लाल सागर, ठीक है। कैप्सियन सागर आप देखे थे, कैप्सियन सागर ऐसे था, तो ये रसिया था, तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर लगा रहा था, फिर इधर से जॉर्जिया था, इधर से, ठीक है, जॉर्जिया था, इधर ईरान था, ठीक है, 5 कंट्री थी। तो ये कैप्सियन सागर, देखिए मैप हो तो दिखा देता हूँ, हाँ ये देखिए मैप है तो, ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आपका काला सागर। तो उत्तर में कौन है? टर्की के उत्तर में कौन है? टर्की के उत्तर में काला सागर है। देखिए ये कैप्सियन है, ये है आपका कजाकिस्तान, रसिया, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान, ये अजरबैजान। 5 कंट्री आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको काला सागर में 5 कंट्री याद रखना है। तुर्की है, ठीक है, ये रोमानिया है, अरे बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, ये रसिया है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री इसकी सीमा लगाते हैं। अब देखिए ये लाल सागर है, तो लाल सागर में ये आपका देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। तो ये देखिए यमन है और ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टर्की के उत्तर में कौन सा है? काला सागर, ठीक है। इसको आप मैप से थोड़ा सा देखते रहिए, तभी ऑर्डर लगा पाएंगे आप लोग। चलिए, टर्की किन के मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? काला सागर और कैप्सियन सागर, गलत। काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। आप देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में, ये टर्की है तो किसके बीच में है? ये काला सागर है, नीचे भूमध्य सागर है, तो किसके बीच में उपस्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए आगे, आंतरिक सागर। आंतरिक सागर मतलब महाद्वीपों में जो मतलब अंदर है, ठीक है, खुला सागर नहीं है, बंद सागर को बोल रहा है। तब देखिए जापान सागर तो खुला सागर है, ठीक है। सफेद सागर ये भी खुला सागर है, कैप्सियन सागर भी, ठीक है। काला सागर देखिए अब मैं देख लीजिए, ये है काला सागर खुला है। कैप्सियन सागर क्या होगा? बंद सागर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैप्सियन सागर। जिस महासागर में सारगोसो संबंधित है, तो सारगोसो कहाँ संबंधित है? सारगोसो देखिए ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो ये शांत वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। चारों तरफ जलधाराएं बहती है, उसके बीच में जो ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है, उसको सारगोसो। यहाँ काफी जल शांत रहता है, ठीक है। ये मछलियों के लिए भी बहुत आदर्श दशा होता है, क्योंकि यहाँ प्लेक्टस पाए जाते हैं, ठीक है, जो मछलियों का भोजन होता है। तब देखिए मुझे लगता है जलधाराओं से जुड़ी चीजें आ गई हैं। सारगोसो समुद्र की विशेषता क्या है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय समुद्र, विशेष समुद्री वनस्पति। ये एक समुद्री वनस्पति है, ठीक है। हाँ चलिए
ये देखिए ये है सारगोसा, ठीक है, ये क्षेत्र है। अब ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका जलधारा है, ठीक है। अभी जलधारा करते हैं हम लोग, पूरा जलधारा से कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। ये देखते हैं जी सारगोसा। देखिए निम्नलिखित में से अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। अब बताइए क्या है, अफ्रीका है ये, मान लीजिए कह रहा है ये भूमध्य सागर है, तो आप देखे होंगे ये तो मिस्र है, फिर ठीक है अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीसिया छोटा सा है, फिर मोरक्को है, फिर वेस्टर्न वो, तो ये सब तो छूती है। अल्जीरिया है, चाड़ नहीं, चाड़ यहाँ अंदर है, आप देखेंगे चाड़, ठीक है। मोरक्को है, मोरक्को रबात यहीं पे है, जहाँ का वो था, क्या हिस्ट्री में जो आया था, क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता, वो मोरक्को का ही था, ठीक है। तो ये यही है मोरक्को रबात, जिसकी राजधानी है ट्यूनीसिया, ट्यूनिस, ठीक है। ये छोटा सा कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर से नहीं लगती, तो चाड़ इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा चाड़, ठीक है। ये देख लीजिए ये फिगर था, हालांकि ये मिस्र है, ये लीबिया है, ये ट्यूनीसिया है, ये अल्जीरिया है, ये मोरक्को, ठीक है। ये भूमध्य सागर से सब लग रहे हैं। ये आपका चाड़ देखिए अंदर, ठीक है, स्थलरुद्ध कंट्री है चाड़, ठीक है। और कुछ इसमें बताना नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो आप देखिए सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है, एग्जाम में। ये देखिए इसी से देख लीजिए, इसी फिगर से, ये सीरिया है, तुर्की है, ये जॉर्डन है। आगे आगे देख लेता हूँ फिगर है ये, ठीक है। तो जैसे देखिए ये लाल सागर को, ये जॉर्डन है, जॉर्डन लाल सागर को छूता है, ठीक है। इराक देख लीजिए, इराक बीच यहाँ पे है, इराक नहीं छुएगा इधर भूमध्य सागर को, ठीक है। तो सीरिया छुएगा, टर्की छुएगा, इजराइल छुएगा, लेबनान छुएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताइए क्या, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो इजराइल है, लेबनान है, सीरिया भी है, तो जॉर्डन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा जॉर्डन, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, याद नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देख के, ठीक है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त मतलब पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब का हवा, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। देखिए महासागरीय महासागरीय धारा की परिभाषा क्या होती है, समुद्री जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बृहद पैमाने पर जल का स्थानांतरण को महासागरीय जल धारा कहते हैं, ठीक है। तब देखिए इसको जल धारा के निर्माण के लिए क्या क्या कारक होते हैं, ठीक है, 5-6 कारक होते हैं। और इसका जल धाराओं का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो जल धाराओं देखिए कारक में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा पृथ्वी अपने ध्रुवों के प्रति घूम रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। तो उस घूमने में क्या होता है कि पृथ्वी पे एक बल कार्य करता है जिसको कोरियोलिस बल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बल जो है कोरियोलिस बल, इसका खोज सबसे पहले किए थे फेरल महोदय, इसीलिए इसको फेरल का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। ये नियम ये है कि अगर पृथ्वी के जो कोरियोलिस बल है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है, बल लगाता है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ अगर मान लीजिए आप पवन आगे पवन पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये आपको पता है 6 अस्थाई पवन होती है, ठीक है। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि हमने क्या कहा, देखिए ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ठीक है। तो पवन क्या हाई से लो चलती है, ठीक है, तो ऐसे चलनी चाहिए, इधर ये हाई है, ठीक है, तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन हम क्या कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विस्थापित कर देती है, इसका दाईं ओर विस्थापन होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे पवन चलेगा, ठीक है। इसका भी जब दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विस्थापन करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा के बता देता हूँ कैसे पवन धारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक यही होता है, इसीलिए मैं इसको सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ। देखें ठीक है, ये देखिए
ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये पवन ऐसे चल रही, ठीक है। तो यही जो पवन है समुद्री जल धारा के निर्माण में तत्कालिक कारण यही होता है सबसे ज़्यादा, वैसे कारण सारे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये महाद्वीप है, ये है आपका महाद्वीप, मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ठीक है। तो 0 डिग्री आप देखें, ये यहाँ ऐसे पवन चलेगी तो ये इसको ठेलेगी, ठीक है, दाब। तो ये ऐसे पवन इसको जलधारा निर्माण में ये सहायक होती है, ठीक है। तो ये पवन हो जाएगा, फिर पृथ्वी जो घूम रही है वो हो जाएगा, ठीक है। महासागरीय जल का घनत्व भी हो जाएगा, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जलधारा का होता है, ठीक है। और जो सागर के अंदर जो उच्चावच है वो भी सागर मतलब इनके निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे ये ब्राजील का मुहाना है, ये भी सहायक होता है जलधारा को मोड़ने में, ठीक है। अब कोरियोलिस बल होगा, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं। तो ये अभी मैं जलधाराओं का नाम भी बताऊंगा, ठीक है सब। तो इसका आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कारक हो जाएंगे? एक तो पवन प्रवाह विन्यास हो जाएगा, दूसरे नंबर पे घनत्व हो जाएगा, तीसरे पे आपका जो नितली उच्चावच है जैसे कटक, ग्योट, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। फिर महाद्वीपों का आकार भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो कोरियोलिस बल है या फेरल इनडायरेक्टली वो भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का आवर्तन जो झुका हुआ है उसके वजह से भी कोरियोलिस बल होता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। वायुदाब और हवा हो जाएगा, महासागरीय जल का घनत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो देखिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, सॉरी गलत बता दिया, इसका आवर्तन जो है ना ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। वायुदाब और हवा, पवन, महासागरीय जल धारा का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से जो घूम रही है अक्ष के, उसकी वजह से कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंत्र भूपृष्ठ संचालन होती है, सही है, भूपृष्ठ संचालन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है, सही है। जहाँ ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा ठंडी जगह पे गर्म जलधारा जाएगी तो वहाँ पर ताप संतुलन बनेगा, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा वेस्टर्न जो ये है क्या कहते हैं आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, इसके निर्माण में ये जो जलधारा जाती है ये बहुत ज़्यादा सहायक भूमिका निभाती है, ठीक है, इसके जलवायु में। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा मरमास सागर है जो 70 डिग्री पे है, और यहाँ पे आपको 50 डिग्री पे है। यहाँ इसी जलधारा की वजह से ये खुला रहता है वर्ष भर, ठीक है। और यहाँ जबकि 50 डिग्री पे होने के साथ साथ ये जम जाता है, ठीक है, जो न्यूफालैंड के पास है। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा का ही कारण होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा संचालित होती हैं। तो अब पर पवन प्रवाह, पवन पता नहीं आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो सनातन पवन वही वो व्यापारिक पवन है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो सालों भर वर्ष चलती है। 6 अस्थायी पवन होती है ना, ये जैसे है ये 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो चल रही है बताइए नहीं कि इसके जो ये इससे चलती रहती है, ठीक है। तो यही तो ये महासागर था और ये अटलांटिक था, तो यही यहाँ से ऐसे वो पवन ठेल रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही, मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। महासागरीय धाराएं महासागर रूपांतरण द्वारा प्रभावित होगी। महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चले आगे। हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों कौन सा? देखिए हिंद महासागर में क्या होता है ना, पवनों का ऋतुगत व्युत्क्रमण होता है, ठीक है। 6 महीने उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है और 6 महीने दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती है। तो ये आप देखिए इसका कौन सा कारक उत्तरदायी? हिंद महासागर में अर्ध महासागर है, ठीक है, इससे मतलब नहीं, हालांकि है अर्ध महासागर लेकिन इससे मतलब नहीं है। जो दिशा में परिवर्तन होता है वो मानसूनी प्रवाह इसके कारण होता है, ठीक है। 6 महीने पवन जिसमें अगुलहास, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठीक है, अगुलहास धारा चलती है। देखिए वही है, देखिए ये है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अरे ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। रुक जाइए फिर से बनाता हूँ तो इसकी जलधारा बता देते हैं।
मान लीजिए ये, ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है, ऐसे ऐसे ज़्यादा ऐसे ऐसे भारत है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये है हिंद महासागर, ठीक है। जब उत्तर पूर्वी चलेगी तो पौने धारा ऐसे चलने लगेगी, ठीक है, जो ये है ये मेडागास्कर, जिसको अगुलहास बोलते हैं, ठीक है। और जब ये दक्षिण पश्चिम हवा चलती है तो 6 महीना इधर चलने लगती है, ठीक है। तो इसको जैसे ये ऐसे घूम के आती है, जो पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ये है जो पूरा बनाती है, ये आपका वेस्टर्न सहारा, इसी की पृष्ठभूमि देखिए, जहाँ ये ठंडी जलधारा है। देखो ऊपर अक्षांश से नीचे अक्षांश जब आती है तो वो ठंडी जलधारा होती है, और ठंडी जलधारा गर्म जलधारा जो है ना उसके टेम्परेचर के आधार पर नहीं नापते, वो उसके जो बगल में है पृष्ठभूमि उसका तापमान और इसके तापमान से वो करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके तापमान की तुलना में इसका तापमान कम है तो इसको ठंडी जलधारा बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये है पश्चिमी, तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे ठंडी जलधारा की पृष्ठभूमि में आपको मरुस्थल दिखेगा, तो ये अगुलहास है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी सहारा है, अरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठीक है। तो दो जलधारा है, तो इसका क्या अगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, कौन है? उत्तरी अटलांटिक आप जानते हैं, मैप है, मैप नहीं देखिए बना देता हूँ, ये है, ये अफ्रीका है मान लीजिए, ये, ठीक है। तो ये आपका है दक्षिण अमेरिका, ये नॉर्वे है। तो ये देखिए जलधारा बता ही देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा गलत बने नीचे जाएगा। तो ये आपका ऐसे चला, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ग्रीनलैंड है, 2 जलधारा है, ठंडी जलधारा आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है नाम, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, हो सकता है आगे फिगर हो तो उससे मैं सही से बता देता हूँ, वैसे इसको देख लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। ये है उत्तरी अटलांटिक विस्वती जलधारा, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा आप जाएंगे यहाँ कैरिबियन सागर है तो आप इसको कैरिबियन जलधारा बोलेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर यहाँ फ्लोरिडा है, आप देखेंगे तो या फ्लोरिडा की जलधारा। फिर इसको आगे इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम जलधारा बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे ऐसे जैसे जैसे जाएगा यहाँ आपको आइसलैंड मिलेगा, ठीक है, इसको रिज्विक बोलेंगे, रिज्विक जलधारा। फिर ये यहाँ से ऐसे मुड़ के, क्योंकि वो कोरिलेस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, तो ये आपको बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा। फिर आप जैसे ही सहारा के पास आएंगे इसको केनारी की जलधारा बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग भूल भी गए होंगे, ये है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा जो ठंडी है, ये आपकी है, ठीक है। हाँ, ये पूर्वी ग्रीनलैंड है, ये क्या है, लेब्राडोर है, ये लेब्राडोर जलधारा है, ठीक है। जो 3 ठंडी जलधारा है इसमें आप देखेंगे, एक तो ये केनारी की जलधारा, एक तो ये लेब्राडोर की जलधारा, एक ये पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप देखिए उत्तरी विस्वती जलधारा, फिर ये कैरेबियन की जलधारा, फिर फ्लोरिडा की जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फिर ये आप नॉर्वे के नीचे इसको नॉर्वेजियम की जलधारा बोलते हैं, और जो ब्रिटेन के पास सटी हुई है इसको बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा। ये हो गया उत्तरी अटलांटिक की जलधारा, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी अटलांटिक में इतना नहीं है, ये आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो ये आप पहला याद रखिए, ये दक्षिणी विस्वती जलधारा, ठीक है। ये आप जाएंगे यहाँ पे फकलैंड है, आप पता होगा, इसको फकलैंड की जलधारा बोलेंगे, ठीक है। फकलैंड आइलैंड है ना ये छोटा सा, ठीक है। या यहाँ पे ब्राजील के पास इसको ब्राजीलिया की जलधारा बोल देंगे। देखिए ये सब निचले अक्षांशों से उच्च की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब गर्म है। फिर यहाँ आप आएंगे, ये पछुआ पवन प्रवाह जलधारा इसी के नीचे ऐसे पछुआ पवन जलधारा बहती रहती है, ठीक है। फिर आप आएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे इसको यहाँ पे बोलते हैं बेंगुएला की जलधारा, तो यही आपको पता होगा नमीबिया है, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा है एक, ठीक है, बाकी ये सब गर्म है। हो गया उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। ऐसे अभी प्रशांत महासागर की बता देंगे, ठीक है, फिर से रिवाइज करा देंगे। इसका कर लिए थे नहीं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित वाला देश कौन होगा? नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाल, पोलैंड, ये सब तो है ही नहीं है नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? तो दक्षिणी अटलांटिक की देखिए ये था, तो ये मान लीजिए ऐसे ऐसे गया था, तो यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक विस्वती जलधारा, कैरेबियन की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फिर यह नॉर्वेजियम, इरमिंजर, फिर केनारी, ये सब उत्तरी की थे जहाँ ये सहारा था, ठीक है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक का पूछ रहा है। दक्षिणी अटलांटिक में ये क्या? दक्षिणी अटलांटिक विस्वती जलधारा, ब्राजीलिया की जलधारा, फकलैंड की जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह जलधारा, फिर ये बेंगुएला था जो नामीबिया था अफ्रीका, नहीं ये। तो इसका क्या आंसर होगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल, तो एक ही शीतल जलधारा है यहाँ दक्षिणी अटलांटिक में, कौन सा है?
वेनेजुएला की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक में होता है तो ये वाला किनारी की जलधारा हो जाता है, या तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड, ये लैब्राडोर। आपको पता होगा लैब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम, ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा जब यहाँ मिलती है ना न्यूफालैंड के पास, तो ये मछली के लिए सबसे आदर्श स्थान होते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको देखेंगे ठंडी जलधारा गर्म जलधारा मिल रही है, क्योंकि वो उसका जो धारा का तापमान होता है वो प्लेक्टस को पनपने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो जाता है, तो वहाँ मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? वेनेजुएला। ठीक है, अगुलहास कहाँ के? हिंद महासागर, ब्राजील क्या? दक्षिणी अटलांटिक। कनारी कहाँ? उत्तरी अटलांटिक की। ठीक है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती? तो कौन सा? वेनेजुएला। देखिए कौन सा कह रहा है कि एक सर्किल बनाने में उसका योगदान नहीं होता? तो ये उत्तरी अटलांटिक है, ये हमारी दक्षिणी अटलांटिक। तो हमने उत्तरी अटलांटिक विस्वती जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, कैरिबियन जलधारा फ्लोरिडा की जगह, फिर उसके बाद ये था आपका गल्फ स्ट्रीम, फिर इरमिंजा, रेनील, ठीक है, किनारी। ठीक है, ये सब थे। यहाँ दक्षिणी विस्वती जलधारा था, यहाँ ब्राजीलिया जलधारा था। ठीक है, तो अब बताइए और क्या? ये वेनेजुएला जलधारा था। तो ये सब तो योगदान दे रहे हैं, वेनेजुएला देगा, ब्राजील की देगी, कनारी देगी। पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ये दक्षिणी अटलांटिक में न देगे। देखिए ये खुद अपना अटलांटिक महासागर के चारों ओर चलती है ये धारा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दक्षिणी अटलांटिक है। ठीक है, देखिए ये दक्षिणी अटलांटिक है, तो ये जलधारा ये पछुआ अटलांटिक महासागर इसी के चारों तरफ सालों भर ये चलती रहती। बस ये इसके निर्माण में सहायक नहीं होती है दक्षिणी अटलांटिक के। ठीक है, ये अपना खुद ऐसे चलती रहती, छू के निकल जाती है। ठीक है, ये पछुआ पवन प्रवाह जलधारा है। आगे चलें। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है? अब बताइए, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा दिया होगा, वेनेजुएला की जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखा और पेरुवियन की जलधारा। तो अब देखिए इसमें आप दो ठंडी है, पेरुवियन की जलधारा, वेनेजुएला। अभी क्योंकि हम वो नहीं बताए ना, प्रशांत महासागरीय जलधारा, नहीं तो हो जाता। देखिए दो ठंडी है, दो गर्म जलधारा। वेनेजुएला ठंडी है, पेरुवियन ठंडी है। ठीक है, ये ब्राजीलिया और ये गर्म है। तो कह रहा शेष 3 से भिन्न, वेनेजुएला, ब्राजीलिया, दक्षिणी भूमध्य रेखी। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ये अटलांटिक महासागर की धारा है, और ये जो है पेरुवियन, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो इसमें ये अलग कर लेंगे। ठीक है, देखिए जलधारा को बता देते हैं। जलधारा दक्षिणी अटलांटिक, ये तो हो गया अटलांटिक की जलधारा बता दी, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्रशांत महासागर, देखिए ये है, मान लीजिए ये, देखिए ये है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपका कैलिफोर्निया है। अब मैप देख लीजिएगा, अपने से ही बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये है, तो ये है मान लीजिए आपका प्रशांत महासागर। तो आप वही दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर आप यहाँ आएंगे, ये जापान है। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे। ठीक है, जापान के निकट में यहाँ आप ध्यान देंगे कमचटका प्रायद्वीप है, यहाँ से फिर आती है ओखोटस्क और ओवोसियो। देखिए ये है, ये आया प्रशांत महासागर, जैसे उत्तरी प्रशांत विस्वती जलधारा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जापान के पास आएंगे। ठीक है, तो ये जापान के पास, जैसे वहाँ आप देखे थे जब उतर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, तो हम बताए थे वहाँ गल्फ स्ट्रीम की जलधारा थी, यहाँ इसको क्यूरोसियो की जलधारा बोलते हैं। ठीक है, इधर देखिए एक क्यूराइल की जलधारा, एक ये ओखोटस की जलधारा। ठीक है, क्यूराइल को भी ओवोसियो जलधारा बोलते हैं। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे आप देखो हेकेंडो द्वीप है, यहाँ पे ये ओवोसियो और ये ओखोटस और ये क्यूरोसियो जलधारा यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए बहुत अग्रणी है। ठीक है, मत्स्य के बारे में आपको पता है, पहले बहुत दिनों तक जापान पहले स्थान पे था, हालांकि अभी अब चाइना सबसे ज्यादा मत्स्य पालन करता है। भारत पूरे विश्व में कितना मत्स्य पालन उत्पादन करता है, तो आप जानकारी के लिए देख लीजिए, 3.6% टोटल मत्स्य उत्पादन करता है भारत। और मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन से जिला करता है, अरे कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा करता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, जैसे दो होता है, एक इनलैंड होता है, एक होता है समुद्री। तो इनलैंड और वो मिलाकर दोनों वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है। ठीक है, वैसे देश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन चाइना करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये पछुआ पवन प्रवाह के आएगी, फिर ऐसे घूम के ऐसे। ठीक है, ये आपका आता है कैलिफोर्निया की जलधारा, जिसको क्या बोलेंगे,
हाँ, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है, जो ठंडी जलधारा है। यहीं पे आपको पता होगा मैक्सिकन मरुस्थल है, ठीक है। ये तो ये आपको याद हो गया होगा। जैसे मैं तुलना करूं नॉर्थ अटलांटिक से, तो आप बता सकते हो, यहाँ वहाँ पे हमने बताया था नॉर्थ अटलांटिक में। देखिए फिर से बना देता हूँ फिगर, तब आप बताइएगा। कभी कदार मान लो अगर हार्ड क्वेश्चन बनाया तो ये बना देगा। देखिए और ये जैसे, ठीक है, जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। सॉरी उल्टा बना दिए, फिर से बना देता हूँ। बड़ी वीडियो तो नहीं हो रही है, देख लीजिएगा, बड़ी हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर से फिगर बना के। ये देखिए ये है आपका, ठीक है, ये जापान वगैरह है, और फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, और ये आपका है ये, ठीक। तो अब ये मान लीजिए ये है, तो ये ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ हमने 2 बताया था, 1 2, ये मान 3 4 5 6। तो आप बताइए, जैसे वहाँ कमचटका प्रायद्वीप था, अरे वहाँ पे ग्रीनलैंड था, तो यहाँ पे क्या है, कमचटका प्रायद्वीप था। उधर आपको बताए थे, तो ये क्या ओखोटस का, ये ओसीओ, वहाँ पे क्या था, ये ओखोटस का ओसीओ है, ये आपका जापान के पास क्यूरोसियो है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ न्यूफालैंड था, यहाँ गंडो द्वीप था, ठीक है। तो इससे क्या कंपेरिजन करना है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ बता देता हूँ। तो ये क्या, ये उत्तरी प्रशांत विस्वती जलधारा, ठीक है, और ये नीचे देख लीजिए दक्षिणी प्रशांत विस्वती जलधारा, दक्षिणी प्रशांत विस्वती जलधारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे पूर्वी यहाँ पे आपका पेरुविन जलधारा, ठीक है, यही एक ठंडी जलधारा है, बाकी सब गर्म जलधारा। ये दक्षिणी प्रशांत विस्वती जलधारा, ये आपके बार पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये आपका पछुआ पवन प्रवाह जलधारा जो यूनिवर्सल चलती रहती है अटलांटिक के चारों तरफ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आ गया आपका, ठीक है, ये इसको पेरुवियन की जलधारा, क्रिसमस की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, 3 नाम बोलते हैं, ठीक है। क्रिसमस की जलधारा ये 25 दिसंबर, ये क्रिसमस यहाँ पे, ठीक है, पेरू में इसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये, तो इसमें 4 है, इसमें आप देख लीजिए कितना है, ठीक। मुझे लगता है अब जलधारा हो गया होगा, बाकी देख लीजिए, फिर से याद करा दूंगा आगे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करते हैं, जो महासागरीय धारा से 3 से मैंने किया था, ये पेरुवियन, ये प्रशांत की है, बाकी अटलांटिक का था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ब्राजील की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी प्रशांत की नहीं है, आप देखे होंगे दक्षिणी प्रशांत की है, ठीक है। जैसे ये था, मान लीजिए ये, बताइए आप, मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, और ये दक्षिणी प्रशांत, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये इंडोनेशिया वगैरह है। ये क्या था, ये दक्षिणी प्रशांत विस्वती जलधारा था, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा था, ये पछुआ पवन प्रवाह जलधारा था, ये पेरुवियन या हम्बोल्ट था जो इससे, ठीक है। तो ये देखिए ये दक्षिणी का था। अटलांटिक में आप देखिए ये उत्तरी प्रशांत था, फिर उसके बाद ये क्यूरोसियो था, ऊपर से आए थे क्यूराइल और ओखोटस, फिर ठीक है, ये कैनारी की जलधारा जो कैलिफोर्निया के बगल में, जहाँ पर ठंडा मरुस्थल है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी प्रशांत का नहीं है, ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत का है, तो इसलिए गलत। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, ये सही है, ठीक है। अबुल हास जलधारा हिंद महासागर की, ये भी सही है। तो इसका आंसर यही, कौन गलत है बोला है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है क्या है, एक जलधारा है, महासागरीय जलधारा, ठीक है। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में दिखाया गया है। तो बताइए ये क्या है, वेनेजुएला की जलधारा है, आप यही नबीब मरुस्थल आप पढ़े होंगे, ठीक, नबीब कालाहारी मरुस्थल। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो अच्छा 2 दिया है, ठीक है, एक तो वेनेजुएला हो जाएगा। फकलैंड, तो फकलैंड आपका इधर होगा, ठीक है, आप यहाँ देखे होंगे जब साउथ अमेरिका, यहाँ बगल में फकलैंड है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। हम्बोल्ट की जलधारा साउथ अमेरिका, ये पेरू के बगल में था, ये भी नहीं होगा। वेनेजुएला और गिनी, हाँ ये गिनी की तट है ना, इसीलिए ये बना दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला और गिनी, ठीक है।
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किसमें है? ये उत्तरी प्रशांत का नहीं था, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी प्रशांत महासागर गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम को मिला दो गर्म जलधारा, ठीक है। पश्चिमी वायु प्रवाह क्षेत्र, ये पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर वो होती नहीं पछुआ पवन, ये उसी से रिलेटेड है। अभी आपको मैं पवन बताया नहीं, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो रही हो, क्योंकि आप वहां देखेंगे तो पछुआ पवन उस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। पेरू की जलधारा आप बताइए प्रशांत महासागर की है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या है? हिंद महासागर की है, ठीक है। तो मिला दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ए का चौथा, बी का दूसरा, तो बस आंसर हो जाएगी ये वाला। विस्वती प्रति धारा के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? देखिए क्या होता है, प्रति विस्वती जलधारा क्या होती है ना, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका, और ये साउथ अमेरिका है, तो ये ऐसे चलती है धारा। तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे पानी जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसकी प्रवणता इधर की तरफ हो जाती है कम, ठीक है, जो तो ये नीचे तल से इधर की ओर बहने लगता है, जिसको प्रति विस्वती जलधारा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि हमेशा ऐसे ऊपर बहता है, लेकिन नीचे से कुछ जल जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, तो इधर ऊंचाई ज़्यादा हो गई, इधर कम हो गई, तो इधर बहने लगता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रति विस्वती जलधारा। तो पृथ्वी अपने अक्ष के घूर्णन के कारण दो विस्वती रेखाओं के अभिसरण का जल की लवणता, मतलब विस्वती वृत्त के बाद प्रसारण मंडल मालिक, इसका क्या आंसर होगा? विस्वती प्रति जलधारा पूर्वाभिमुख प्रवाह में व्याख्या किसे होती है? तो ये अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण नहीं, दो विस्वती रेखाओं के अभिसरण जल की लवणता में, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, जल की लवणता में अगर उच्च ज्यादा लवण से कम लवण की तरफ, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? क्या बोलते हैं इसको? हाइलोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है, लवणता को। तो लवणता आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रशांत जैसे मान लीजिए मैं लवणता औसत लवणता बता देता हूँ, वितरण, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण। जैसे मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका यूरोप है, ठीक है, और ये अफ्रीका। तो जैसे ये है, वैसे लवणता जानते हैं आप, एक तो बंद सागर जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है, खुले सागरों में लवणता कम होती है, और जहाँ पे नदियों का पानी स्वच्छ जल ज़्यादा आएगा वहाँ पे लवणता कम होगी। तो कई सारे कारक होते हैं लवणता के लिए। बारिश ज़्यादा होगी, बादल ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ लवणता कम होगी, जहाँ पे वाष्पन ज़्यादा होगा वहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी। तो ठीक है, वैसे होना, क्योंकि आप जानते हैं सालों भर यहाँ धूप पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी जड़ें, आप जितनी भी बड़ी नदियों के मुहाना देखेंगे आपको 0 डिग्री पे ही ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लवणता कम होती है और बारिश भी ज़्यादा हो जाती है। तो लवणता सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है मध्य अक्षांश पे, ठीक है, लगभग मान लीजिए 38, तो ऊपर जाएंगे 37, 36, 25, ठीक है, नीचे आएंगे तो फिर वही 35, 30, 25 लवणता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मध्य अक्षांशों को होती है। ये हो गया क्षैतिज वितरण। और फिर लंबवत वितरण में क्या होता है कि आप ध्रुवों पे है ना, नीचे जाते समय आपको लवणता बढ़ेगी, लेकिन अगर आप 0 डिग्री पे है नीचे जाएंगे तो लवणता घटती है, ठीक है, ये लंबवत वितरण हो गया। तो अब जैसे ये क्वेश्चन तो आता नहीं, मान लीजिए तो कॉन्सेप्ट अगर बनाया कि सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे मध्य अक्षांश पे, ठीक है, मध्य अक्षांश से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों तरफ लवणता घटती है, ठीक है, ध्रुवों पे सबसे कम हो जाएगी, 0 डिग्री पे सबसे कम हो जाएगी। अब लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा औसत लवणता कौन से सागर की है, तो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर की है, ठीक है, बड़े में, फिर उसके बाद अटलांटिक का आएगा, फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे सबसे ज्यादा वैसे लवणता जो लूसेंट वगैरह में दिया रहता है, तो जैसे तुर्की की वान झील है, तो वहां बताते हैं कि 300 परसेंटाइल लवणता है। लवणता आपको पता है ना, परसेंटाइल में ज्ञात करते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम जल में जो उपस्थित लवणों की मात्रा होगी उसको हम बोलते हैं लवणता, ठीक है, उस सागर की लवणता। तो सबसे ज्यादा, इसको मिटा देता हूँ, तो मैं बता देता, जैसे आर्डर ही बता देता हूँ तो आपको बताने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जो सबसे ज्यादा होगा तुर्की की वान झील में, ठीक है, वान झील है तुर्की में, जो वहाँ 330 परसेंटाइल है, ठीक है, 330। फिर मृत सागर आ गया, मान लो 220 परसेंटाइल मृत सागर में आ गया। तीसरे नंबर पे आप, ठीक है, तो ये हो गया तुर्की की वान झील, फिर ये झील, फिर मान लीजिए कैस्पियन सागर आया, तब आप उसको मारेंगे, ठीक है। तो ये आर्डर आप याद रख लिया। और बड़े महासागरों में दे दिया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तो सबसे ज्यादा लवणता प्रशांत महासागर की। और पूरे औसत एक बार क्वेश्चन आया था 2018 में शायद पीसीएस में,
कि औसत लवणता सागर की कितनी होती है, तो 35 परसेंटाइल होती है, ठीक है। ये प्रति 1000 ग्राम जल में ये होता है। तो हो गया लवणता, आपको वितरण भी बता दिया, वैसे भी लवणता बता दिया, ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, नदियां है। अब देखिए ये दिक्कत हो गई, नदियां भी दे दिया है, भूमि भी दे दिया है। भूमि से ही तो लवण साल्ट को लेके नदियां आती है, तब आपको इसमें आप खुद देख के बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से इसका क्या आंसर होगा। वैसे इसका आंसर भूमि होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्य स्रोत क्या, भूमि तो होगा, हालांकि नदियां लेके आती हैं, ठीक है। नदियां ही होती हैं जो लवणता का मुख्य स्रोत। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, नदियां हो जाएगी, वर्षा हो जाएगा, बंद सागर है कि खुला सागर है, वहां पे वाष्प उत्सर्जन की दर कितनी है, तो ये सब बातें लवणता के उस पर। अगर वाष्प उत्सर्जन की दर ज्यादा तेज होगी, लवण ज्यादा होगा। नदियां कम होंगी तो नदियां कम होगी, मीठे जल लवणता ज्यादा होगा। जैसे सब काला सागर में अब इतना प्रदूषण कर दिए कि वहां पे काफी लवणता बढ़ गई है, ठीक। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, तब ये देखिए 8 तत्व होते हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। 8 मेन तत्व होते हैं जो लवणता के लिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हाँ। तो इसमें अब देखिए सोडियम क्लोराइड दिया है, ठीक है। इतना 8 आपको याद नहीं करना है, बस आपको याद रहे सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है दूसरे नंबर। हो सकता है कि इसको ना दे के हटा दे, इसी को दे दे, तो आप इसको मारेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। लगभग 90% से अधिक यही पाया जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जल की लवणता में। उच्चतम लवणता पाई जाती है, देखिए तुर्की की वान झील में सबसे ज्यादा हमने बताया 330%, फिर मृत सागर में 220%, फिर ग्रेट साल्ट लेक हो जाएगा, तब लाल सागर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम कहाँ, तुर्की की वान झील। लवणता में सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है कहाँ, देखिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। अब ये देखिए मृत सागर दिया ना, तो ये मृत सागर आंसर होगा, ठीक है। मृत सागर वगैरह बंद सागर है, तो यहाँ बहुत ज्यादा लवणता है। प्रशांत महासागर एक खुला सागर है, प्रशांत, हिंद, भूमध्य, इनकी लवणता इनसे बहुत कम है। लेकिन अगर बड़े बड़े सागर ये सब दे दिया होता, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर, आर्कटिक सागर, तब प्रशांत हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मृत सागर, 220 परसेंटाइल है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन है, तुर्की, ये है लेक वान झील, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है, फिर याद रखिए तुर्की की वान झील 330 परसेंटाइल, ये 220 परसेंटाइल। ये याद नहीं रखना है, लेकिन इससे थोड़ा सा अगर डेटा रहता तो याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर ग्रेट साल्ट लेक भी कैसे था, तो इसका आंसर होगा तुर्की का। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या, लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। कह रहा है समुद्र में अगर घनत्व बढ़े तो क्या होगा, आप ही बताइए। अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, लवणता, समुद्र में घनत्व तभी बढ़ेगा जब लवणता बढ़ेगी, लवणता बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो गहराई क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो नमक जमता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक।